गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज हम हिंदी की क्लास में एकम नंबर 6 घर इसके बारे में आगे देखते हैं, जिसके लेखक हैं भोलाभाई पटेल। तो आप ये जानते हैं कि भोलाभाई पटेल वास्तव में तो एक गुजराती लेखक है, लेकिन कई बार उसने हिंदी साहित्य में भी अपनी कलम चलाई। ऐसे भोलाभाई पटेल के बारे में देखा जाए तो उनका जन्म गुजरात के मेहसाणा जिला के सोजा नामक गांव में सन 1934 में एक संपन्न परिवार में उसका जन्म हुआ था। भोलाभाई पटेल ने गुजराती, हिंदी और प्राचीन भारतीय संस्कृति के विषय के अंदर उसने बीए की उपाधि वाराणसी यूनिवर्सिटी में से बनारस यूनिवर्सिटी में से उसने वह उपाधि प्राप्त की है। वे गुजरात यूनिवर्सिटी के हिंदी के प्राध्यापक के रूप में भी वह रह चुके हैं। ऐसे भोलाभाई पटेल के हिंदी साहित्य के में बारे में देखा जाए तो उसने अधुना, विदिशा और कांचनजंगा नाम की कृतियां लिखी हैं। भोलाभाई पटेल को कई प्रकार के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। गुजरात सरकार ने रणजीत राव सुवर्ण चंद्रक से उसे सम्मानित किया है, गुजराती भाषा साहित्य ने, और हिंदी साहित्य सभा ने भोलाभाई पटेल को स्वामी सच्चिदानंद के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और भारतीय साहित्य ने उसे पद्मश्री, या भारत सरकार ने उसे पद्मश्री के अवार्ड से सम्मानित किया। ऐसे भोलाभाई पटेल ने यह घर एकम के अंदर बड़ी सुंदर बात बताई। लेखक अपना पुराना घर छोड़कर शहर में चले जाते हैं, पुश्तैनी घर बेचने का निर्णय करते हैं, फिर सोचते हैं सपरिवार वह घर में वापिस आने, थोड़े दिन रहने की बात सोचते हैं। उसकी माताजी की इच्छा यह घर बेचने की नहीं है, क्योंकि यह घर सिर्फ 4 दीवारों का बना हुआ नहीं, इसके अंदर मनुष्य की भावनाएं भी होती है। और अंत में माताजी के ना कहने पर माताजी जब तक जीती है तब तक वह घर बेचते नहीं। यह घर कैसे बनाया गया था, एक घर के साथ लेखक का कैसा नाता है, इसकी सुंदर बातें भोलाभाई पटेल ने यह घर एकम के अंदर बताई हैं। तो देखें ऐसा सुंदर एकम घर। गांव से शहर में स्थायी होने के बाद लगभग बंद रहने वाले अपने छोटे से गांव के पुश्तैनी घर को बेच देने का विचार आया। लेखक अब घर में गांव से निकलकर दूसरे शहर में स्थायी हुए नहीं। कामकाज के अर्थे या नौकरी करने के लिए वह अपना गांव या अपना पुश्तैनी घर छोड़कर लेखक अब एक नए शहर में अपना मकान बनाकर वहीं वह स्थायी हुए हैं। देख ले, स्थायी कायमी वसवाट, और एक शब्द आया पुश्तैनी शब्द है पुराना, कई पीढ़ियों से चला आता, कई पीढ़ियों से
चला आता। यह घर उसका पूछते ही नहीं था, मतलब उसने नहीं बनाया था, उसके दादा दादी ने या मानो कि उसे वारसा में मिला था, इसलिए यह घर पूछते ही नहीं था, पुराना था। और ये पुराना घर लेखक अब बेच लेने का विचार करते हैं, बेच लेने का सोचते हैं। जिस मोहल्ले में हमारा घर है वहां के पुराने पड़ोसी तो अब शहर में रहने लगे हैं। अब जिस मोहल्ले में लेखक का घर है वह घर के आसपास के लोग, पड़ोसी, निकट रहने वाले लोग, वे लोग भी अपना घर छोड़ छोड़कर वे भी शहर में रहने के लिए चले गए हैं। अधिकतर लोगों ने तो अपने पुराने घर बेच भी दिए थे, और ये मोहल्ला में कई लोग ऐसे भी थे कि जिन्होंने अपना पुराना घर बेच भी दिया था, क्या कि वे लोग अब शहर में चले गए थे, इसलिए गांव के घर की कोई जरूरत न होने के कारण उन लोगों ने अपना घर बेच भी दिया था। इसलिए शादी, मृत्यु जैसे अवसर पर, किसी सामाजिक रिवाज के लिए या लंबी छुट्टियों में गांव के इस घर में रहने जाते तो बड़ा बेढंगा लगता। गांव में जब कोई प्रसंग हो, कोई शादी का प्रसंग हो, किसी की चौल क्रिया का प्रसंग हो, किसी की मृत्यु का प्रसंग हो, या गांव में कोई प्रसंग हो, और उसी समय हम हमारे गांव में जाकर इस घर में रहते थे, उसी समय हमें बड़ा बेढंगा लगता था। देखिए, बेढंगा मतलब अटपटा, हमें अटपटा लगता था, मानो कि हम हमारे घर में ही मेहमान बनकर आए हों, वैसा हमें लगता था। नए पड़ोसी आ गए हैं और उनसे अभी नाता ही नहीं बन पाया। नाता मतलब संबंधी। हमारे पास पड़ोसी के लोग अपना अपना घर बेचकर शहर में चले गए हैं, इसलिए हमारे पड़ोस में रहने वाले पुराने लोग नहीं हैं, उसके स्थान पर अब नए लोग आ गए। अब हम तो बार बार घर पर आते नहीं, इसलिए इन नए लोगों के साथ अभी हमारा कोई नाता बंधा नहीं, अभी तक हमारे उसके साथ कोई संबंध बंधा नहीं, हम एक दूसरे से अनजान में हो, वैसी हालत थी। वे हमें भी आगंतुक ही मानते थे, आगंतुक, मेहमान। वे लोग भी हमें जानते नहीं थे। हम खुद अपने घर आते थे तो वे लोग भी हमें आगंतुक, एक मेहमान की तरह देखते थे। इसलिए उस घर को रखने का कोई आकर्षण नहीं था, और यही कारण से इस घर को रखने का कोई आकर्षण मतलब लगा, क्या है आकर्षण। घर पुराना हो गया था, पड़ोसी लोग घर बेचकर चले गए थे, नए पड़ोसी आ गए थे, हमारे घर में ही हमें अटपटा जैसा लगता था, हम पड़ोसी को जानते भी नहीं थे, इसलिए हमें लगता था कि यह घर अब कोई काम का नहीं। इसलिए लेखक के मन में बार बार यह घर बेचने का सोच विचार आता है, और लेखक ने यह घर बेचने का निर्णय लिया। देखिए, दूसरी बात क्या है, बंद रहने के कारण पुराना घर और जर्जरित हो जा रहा था। जो जीर्ण शीर्ण होता है वह जर्जरित, शब्द समूह के लिए एक शब्द भी पूछा जाता है। जो जीर्ण शीर्ण है वह जर्जरित, और जर्जरित का अर्थ होता है जीर्ण। के बंद रहने के कारण पुराना घर और जर्जरित हो जा रहा था। जिस घर का कोई उपयोग नहीं होता वह घर धीरे 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 जर्जरित हो जाता है, जीर्ण शीर्ण हो जाता है, मानो कि निकम्मा बन जाता है, रहने लायक न हो वैसा बन जाता। चौमासे में अधिक बरसात पड़ने पर टीन के छप्पर से भी अंदर आता था, जिससे घर के एक मुख्य दीवार में दरार पड़ गई थी। देखिए, दरार मतलब छेद। चौमासे, वर्षा ऋतु के 4 महीने उसको बोलते हैं चौमासे।
वर्षा ऋतु में तो बारिश के कारण ऊपर के खप्पिल में जगह होने के कारण ऊपर की छत से घर के अंदर पानी भी टपकता था और ये पानी टपकने के कारण घर के अंदर कई प्रकार की दरारें, कई प्रकार के छेद भी पड़ गए थे। खुले दलान एवं आंगन में कूड़े के ढेर लग जाते थे। दालान बैठक, जो बैठक का स्थान था ना, वही बैठक के स्थान पर तो कूड़े करकट के ढेर लग जाते थे। क्या कि हम वहीं नहीं रहते थे, इसलिए पास पड़ोस वाले लोग भी सफाई करके जो कूड़ा करकट था ना, वह हमारे बैठक के स्थान पर डाल देते थे। तो जब हम घर पर आते थे और उसी समय देखे ने तो बैठक पर कूड़े के ढेर लग जाते थे। इसलिए बूढ़ी माँ की अनुमति लेकर घर बेच लेने का विचार पक्का कर लिया। इसलिए हमने बूढ़ी माँ की अनुमति ली। अनुमति मतलब इजाजत, दूसरा अर्थ होता है उसकी सहमति। हमने माँ से पूछा, माँ की इजाजत दी और इजाजत लेने के बाद यह घर बेचने का पक्का निर्णय ले लिया। योग्य ग्राहक मिले तो एक गांव में रहने वाले व्यापार कुशल मित्र से बेचने की सिफारिश करके हम शहर चले गए। अगर कोई योग्य ग्राहक मिले, अच्छा व्यक्ति मिले और घर के अच्छे दाम मिले तो यह घर बेचने के लिए हम तैयार थे। इसलिए गांव में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति, जो सम्मानित व्यक्ति हो, वैसे व्यक्ति को हमने सिफारिश दी। किसी को कोई काम करने के लिए कहना, हमने उसकी सिफारिश दी और हम शहर चले गए। एक दिन ऑफर भी आया, ठीक था, और करने वाला व्यक्ति भी अच्छा और भरोसेमंद। एक दिन की बात है कि घर क्या ऑफर भी आया, मतलब घर खरीदने वाला व्यक्ति मिल गया। व्यक्ति भी अच्छा था, प्रतिष्ठित व्यक्ति था और दाम भी हमारे मन पसंद का था और व्यक्ति भरोसेमंद था। देखिए, भरोसा एक शब्द है, इसका भाववाचक होता है भरोसेमंद। ये भाववाचक संज्ञा है। भरोसा का भाववाचक होता है भरोसे, तो व्यक्ति भी भरोसेमंद था। इसलिए अब देर करने या आनाकानी करने का प्रश्न ही नहीं था। इसलिए अब किसी को पूछने की जरूरत नहीं थी। माँ ने भी सहमति दे दी थी, आनाकानी करने की भी कोई जरूरत नहीं थी। अब घर बेचने के सामने कोई प्रश्न नहीं। परंतु उसी क्षण से मन में टीसी उठी। बार बार मन को व्यग्र बनता, विचार आने लगता कि पुश्ती ने घर क्यों बेच दिया जाए। देखें, एक शब्द आया तीस। तीस पीड़ा। हमारे मन में रहकर जो पीड़ा उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं टीस। घर को बेचने का निर्णय तो किया, लेकिन उसी समय हमारे मन में एक टीस उठी। रहकर मन में पीड़ा होने लगी और वह पीड़ा हमें बार बार व्यग्र करने लगी, हमारे मन को टटोलने लगी, हमारे मन को दुखी करने लगी। विचार आने लगा कि पुश्तैनी घर क्यों बेचा जाए, और बार बार हमारे मन में एक का एक विचार आने लगा कि यह पुश्तैनी घर क्यों बेचा जाए, हम उसको क्यों बेच रहे हैं। 3-4 पड़ोसियों से चले 3-4 पीढ़ियों से चले आती मिट्टी के कमरे के स्थान पर मेरे पिता ने यह ईंट का पक्का घर बनाया था। पहले हमारा मकान यह कच्चा था, सिर्फ मिट्टी का बनाया हुआ था, लेकिन 3-4 साल पहले ही मेरे पिता ने ईंट, सीमेंट और ईंटों से यह पक्का मकान बनाया
कहना चाहिए कि घर के सभी सदस्यों ने स्वयं मजदूरी करके घर बनाया था, और ये भी कहना चाहिए कि घर के छोटे से बड़े सभी सभ्यों ने, सभी लोगों ने यह घर बनाने में मदद की थी, इसलिए सभी की मेहनत से यह घर बना था। पिताजी इसके लिए अपनी बैलगाड़ी में ईंट लाए थे। देखिए, यह घर बनाने में पिताजी ने क्या काम किया था, तो पिताजी अपनी बैलगाड़ी लेकर जाते थे और बैलगाड़ी में ईंटें भरकर वह यह नया घर बनाने के लिए ईंटें लाते थे। चिनाई के लिए, गारा बनाने के लिए गांव के आंबा तालाब की मिट्टी स्वयं खोद कर लाते। देखिए, उसी समय शायद सीमेंट की व्यवस्था नहीं होगी, इसलिए पिताजी खुद गांव का एक तालाब है जिसका नाम है आंबा तालाब। कभी विकल्प में पूछा जाता है कि पिताजी मिट्टी कहां से लाते थे, तो आंबा तालाब से। वह आंबा तालाब से चिकनी मिट्टी खुद कुदाली से खोद कर वे लाते थे। मेरी माँ ने तीर तक गारे के तसले चढ़ाए थे। तसले, बड़ा बर्तन। मेरी माँ ने ये गारा, जो चिकनी माटी का गारा, ये दीवार बनाने के लिए अंदर उपयोग होता है, वही गारा अपने स्वयं मस्तक पर उठाकर, ये बड़े बड़े बर्तन में भरकर उठाकर वह तसले उसने सहतीर तक, ऊंचाई तक उसने पहुंचाए थे। फिर शहर में अपने लड़कों के जब नए मकान बनने लगे, तब उनके मकान वेतनभोगी सुपरवाइजरों की देखरेख में मजदूरों द्वारा बनते देखकर मन में थोड़ा खुश होते हुए भी पिताजी अनेक बार गांव के घर को कैसे स्वयं मेहनत करके बनाया था उसकी बात करते हुए भावुक हो जाते। अब लड़कों ने शहर में जो मकान बनाया, अपनी स्वयं की कोई मेहनत नहीं, सिर्फ पैसों के बल पर। मजदूर लोग काम करते हैं, इंजीनियर लोग इसके अंदर सहयोगी बनते हैं। तो इसी प्रकार कारीगरों के माध्यम से यह मकान बनते देखकर पिताजी खुश होते थे और साथ साथ में भावुक भी होते थे कि हमारे जमाने में जो घर बनते थे वह हम कितनी मेहनत मजदूरी से बनाते थे। हमने हमारा खुद का घर बनाया है, वह घर हमने कितनी मेहनत से बनाया है। स्वयं ईंटें लाते थे, स्वयं चिकनी माटी लाते थे, गारा भरकर एक बड़े बड़े बर्तन ऊपर ले जाते थे और फिर मकान बनता था। तो ये सारी मेहनत को याद करके पिताजी भावुक हो जाते थे। इसी घर में ही हम सभी भाई बहनों का जन्म हुआ था। लेखक बताते हैं कि यह जो घर बेचने की बात हम सोच रहे हैं, यही घर में हमारे सभी भाई बहनों का जन्म हुआ था। इतना ही नहीं, इसी कमरे में हमारे दाम्पत्य जीवन का आरंभ भी हुआ। इतना नहीं, यह घर का छोटा सा एक जो कमरा है न, वही कमरे में भोलाभाई पटेल लेखक कहते हैं कि मेरे दाम्पत्य जीवन की शुरुआत हुई थी। शादी करने के बाद जो दाम्पत्य जीवन की शुरुआत होती है, वह शुरुआत भी यही कमरे से हुई थी। और उसी कमरे में हमारे संतानों का जन्म भी हुआ। लेखक कहते हैं कि यही कमरे में हमारे संतानों का जन्म भी हुआ। हमारे भाई बहनों के जन्म भी यही कमरे में हुआ है। मेरे दाम्पत्य जीवन यही कमरे में बीता है और हमारे संतानों की जन्म भी यही कमरे में ही हुई। जीवन में जो अनेक अच्छे बुरे प्रसंग आए, यह घर उनका साक्षी है। और हमारे घर में जो अच्छे प्रसंग भी आए हैं, कोई बुरे प्रसंग भी आए हैं। मृत्यु का प्रसंग वह बुरा प्रसंग है, शादी का प्रसंग वह अच्छा प्रसंग है। तो ऐसे बुरे प्रसंग भी आए हैं और अच्छे प्रसंग भी आए हैं। तो अच्छे और बुरे प्रसंगों का साक्षी यह घर रहा है। घर आंगन में कैसे खेलते थे? फिर लेखक सोचते थे कि घर के दलाल में, आंगन में जहां बैठक थी, वह स्थान पर हम कैसे खेलते थे। एक दिन उस आंगन को पार कर कंधे पर थैला लटकाकर गांव की पाठशाला में पढ़ने गए। और एक दिन ऐसा भी हुआ
कि हमारे कंधे पर थैला डालकर यह आंगन पार करके हम गांव की पाठशाला में पढ़ने के लिए भी निकल पड़े। एक दूर उसी गांव को पार कर दूर परगांव पढ़ने गए। परगांव दूसरा गांव, उसको बोलते हैं परगांव। एक दिन उसी आंगन को पार कर शहर में जाकर बसे और एक दिन ऐसा भी आया कि यही आंगन को पार करके हम नए शहर में नया मकान बनाकर हम नए शहर में स्थायी हो गए। इसी घर के आंगन में हमारी बहनों और भाइयों का विवाह मंडप बनते थे और यही घर है, यही घर के आंगन में हमारी बहनें, हमारे भाई और मेरे खुद विवाह मंडप यही घर के आंगन में ही बनता था। यहाँ बिरादरी वालों के साथ झगड़े और स्नेह मिलन भी हुए थे। यही आंगन है जिसके हमारे संबंधियों के साथ कई बार झगड़ा भी हुआ है, पड़ोसियों के बाद झगड़ा भी हुआ है और कई पड़ोसियों के साथ, कई मेहमानों के साथ हमारा स्नेह मिलन भी हुआ है। इन सभी बातों का साक्षी यह घर का आंगन है। ये आंगन में खेलते थे, ये आंगन पार करके पढ़ाई के लिए हम परगांव गए, यह आंगन छोड़कर हम दूसरे शहर में भी चले गए। यह आंगन हमारे पड़ोसियों के साथ झगड़ा और मिलन का साक्षी भी। यही पड़ोसियों के साथ ऊंची आवाज में बोला चाली और जाड़ों में अलावा के पास बैठकर मधुर विश्रम कथाएं हुई थी। देखिए अलाव जलाई हुई आग। यही आंगन में पड़ोसियों के साथ झगड़ा भी होता था और यही आंगन में सर्दी की ऋतु में हम अलाव भी जलाते थे, आग जलाते थे और आग जलाकर हम सब आग के सामने हमारे हाथ रखकर हम हमारी ठंड भी उड़ाते थे और अलग अलग की बातें भी करते थे। इसी आंगन में हमारे परिवार के कुछ सदस्य भैंस, पड़िया, बैल, बछड़े बांधे जाते थे। यही आंगन में हमारे जो पालतू प्राणी थे, गाय, भैंस, बछिया, ये सारे पालतू प्राणी भी यही आंगन में बांध दिए जाते। इसी घर के दलान में मेरी दादी और फिर दादा की मृत्यु के समय गोबर से लीपकर उस पर उन्हें सुलाकर पूजाई हुई थी और कुछ वर्ष पहले मेरे पिता को भी इसी दालान में सुलाया गया। यह दालान, ये जो घर की बैठक है वह घर के सामने का जो खुला भाग है वही भाग पर जब मेरे दादा और मेरी दादी की मृत्यु हो गई तो मृत्यु हो जाने के बाद ये जमीन को गोबर से लीप दिया जाता है, उसको पवित्र कर दिया जाता है और फिर मेरे दादा दादी को यहाँ सुलाया गया था। मेरे पिताजी की मृत्यु हुई तो भी वही, उसको भी वहीं सुलाया गया था और फिर उसकी अस्थि की पूजा कर दी गई थी, उसके सब की पूजा कर दी गई थी। ये सभी बातों का साक्षी है यह घर का आंगन। तो ये पहला तास हम यहाँ समाप्त करते हैं। आगे की बात हम दूसरे तास में देखेंगे। थैंक यू।